देखिए आज का अपना टॉपिक रहने वाला है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इंग्लिश में क्या बोलते हो इसको? थ्योरी ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, यानी आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? देखिए इसको समझने के लिए आपने पीछे की कक्षाओं में ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को पढ़ा होगा। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है कि ऊर्जा को अपन न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, जिसको अपन वर्ग के रूप में देखते हैं। सेम ऐसा ही किसमें होता है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत में, यानी आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। इसी को अपन क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए इसका जो कथन है, आवेश संरक्षण का कथन है वो क्या है? इसमें बताया कि किसी विलगित निकाय में कुल आवेश का मान नियत होता है तथा यह किसी भी प्रक्रिया के संपन्न होने पर परिवर्तित नहीं होता। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। अर्थात अपन यूं भी कह सकते हैं कि आवेश को तो न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। देखिए यदि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं, तो आपको ये लिखना है। इसमें यदि आप अच्छा नंबर लेना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको जो बुक में कथन दिया होता है इसमें अपनी लैंग्वेज को नहीं लिखना है, क्योंकि ये क्या होते हैं? वैज्ञानिक कथन होते हैं, तो इसमें अपन फेरबदल नहीं कर सकते, यानी अपनी भाषा इसमें नहीं लिख सकते अपन। ये था आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। अब यहाँ पे नाम आया है कि विलगित निकाय। क्या नाम है यहाँ पे? विलगित निकाय। तो विलगित निकाय किसे कहेंगे अपन? कि ऐसा निकाय जिसमें ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान नहीं होता है, उससे अपन क्या बोलते हैं? विलगित निकाय। ये देखिए आपके समझने के लिए आपने बताया कि विलगित निकाय, आपको बोर्ड एग्जाम में नाम क्या लिखना है? विलगित निकाय। समझने के लिए है कि विलगित निकाय किसे कहते हैं, यानी ऐसा निकाय जिसमें ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान नहीं होता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? विलगित निकाय। जैसे बात करें तो थर्मोफ्लास्क है, वो एक विलगित निकाय की भांति व्यवहार करता है। अब यदि समझने का प्रयास करें इसमें कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत वास्तव में ऐसा होता है क्या कि अपन आवेश को नष्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसमें सेम ऐसा ही होता है। देखो अपन ने पीछे पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो उसमें क्या क्या था? अपन एक पदार्थ लिया था और एक दूसरा पदार्थ लिया था। ये एक अपना विलगित निकाय है। क्या ये अपना एक विलगित निकाय है? विलगित निकाय को सीधी भाषा में समझना चाहो तो क्या होगा कि दो चीजें आपस में मिलकर किसी कार्य को क्या करती है? पूर्ण करती है। उसी को अपन क्या कहते हैं? विलगित निकाय। तो यहाँ पे देखो इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये पदार्थ के परमाणु है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखो यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है
इलेक्ट्रॉन की संख्या है इसके पास 20 और प्रोटॉन की संख्या है यहाँ पे, प्रोटॉन की संख्या भी 20 है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है और न्यूट्रॉन उदासीन है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 30 है मानते हैं अपन, और इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है 30 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या है 30। अब आप ये बताओ कि इस निकाय में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो आप क्या करेंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन देखेंगे और इधर से इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो दोनों का योग कितना है 30 ये है 20 है, तो कितना हुआ 50, यानी 50 इलेक्ट्रॉन है अपने पास इस निकाय में। निकाय का नाम क्या है, विलगित निकाय। अब देखो अपन ने वहां पे क्या करवाया था, घर्षण करवाया था। यदि इन दोनों के मध्य अपन क्या करवाएं, घर्षण यानी फ्रिक्शन करवाते हैं, तो घर्षण करवाने के कारण यदि ये पदार्थ है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, ये त्याग कर देता है। यदि इसमें से अपन 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास 18, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, इसको दे दिए। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 30 तो पहले से थे, 2 और आगे इसके पास, तो कितना हो गया यहाँ पे 32। अब फ्रिक्शन यानी घर्षण करवाने के पश्चात यदि अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है अपने पास 18 प्लस 32, कितना हुआ योग 50। इसलिए अपन कह सकते हैं कि आवेश का मान हमेशा क्या होता है, संरक्षित। ये आपका था आवेश संरक्षण का सिद्धांत। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का आता है तो उसमें आपको केवल और केवल क्या लिखना है, कथन लिखना है, जो आपको पहले ही हमने बता दिया था। अब देखिए आवेश के कुछ गुण और हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये आवेश के गुण ही पढ़ रहे थे भाई अपन, आवेश के गुण। तो इसमें बात करते हैं पहले अपन कि आवेश है। आवेश की खोज तो अपन ने बता दिया था कि थेल्स ने की। आवेशों के प्रकारों की खोज किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। समान आवेश होते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण, और असमान आवेश होता है उसमें आकर्षण। अब यहाँ पे अपन देखो आवेश है वो कौन सी राशि है, आवेश अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। अदिश राशि किसे कहते हैं अपन, कि जिसमें परिमाण के साथ दिशा का बोध नहीं होता है। क्या होता है कि इसमें दिशा का बोध नहीं होता है, ओनली क्या होता है इसमें परिमाण। तो आवेश क्या एक अदिश राशि है। सेकंड पॉइंट अपन कह सकते हैं कि आवेश व्युत्पन्न राशि होती है, व्युत्पन्न राशि होती है। व्युत्पन्न राशि का मतलब ये मूल राशियों से बनी है। कौन, आवेश। आवेश जो अदिश राशि है यानी आवेश राशि है अपनी, वो एक व्युत्पन्न राशि के द्वारा बनी है, यानी आवेश का निर्माण व्युत्पन्न राशि से हुआ है। कैसे, देखो आवेश का मान निकालते हैं अपन किससे, विद्युत धारा के सूत्र से। I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। क्लास 10th में आपने पढ़ा कि किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह की सतत दर को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। अब यहां से मान किसका निकालना है अपने को, Q यानी आवेश का। तो क्या होता है देखो, Q इक्वल टू I मल्टीप्लाई T। यहाँ पे आवेश, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम इक्वल टू, यहाँ पे I क्या है, विद्युत धारा। क्या है यहाँ पे, विद्युत धारा। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर मल्टीप्लाई टी। ये क्या है यहाँ पे, समय। क्या है, टी यहाँ पे क्या है, समय। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो आप देख पा रहे हैं कि एम्पियर और सेकंड, एम्पियर और सेकंड है वो क्या है, मूल राशि है। और एम्पियर गुणा सेकंड किसके बराबर होती है, कूलम के। और कूलम का प्रतीक क्या होता है, सी। कूलम का प्रतीक क्या होता है, सी। तो आवेश अदिश राशि होती है, आवेश का प्रतीक क्या होता है, सी। तो अपन कह सकते हैं कि आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। क्यों, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो मूल राशियों के द्वारा हुआ है। आगे देखिए, थर्ड पॉइंट अपन कह सकते हैं कि आवेशों का
बीजगणितीय योग संभव होता है, यानी समान योग होता है इनमें। जैसे अपने पास ये बॉडी है, यहाँ पे 3+q आवेश दिया गया है इसको, यहाँ पे इसको 4+q आवेश दिया गया है और यहाँ पे -2q आवेश दिया गया है। तो आवेश का मान क्या होगा, तो अपन ने पढ़ा कि आवेश का मान वो नियत होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो +3q +4q और माइनस क्या हो जाएगा 2q। तो कुल आवेश का मान है वो कितना होगा, 3 4 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5q, यानी आवेश का मान कितना प्राप्त होगा अपने को 5q। अब देखिए इसमें और भी कह सकते हैं अपन आवेश के गुण। जैसे कोई अपने पास स्थिर आवेश है, तो स्थिर आवेश है वो ओनली विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, किंतु गतिशील आवेश है वो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार और भी देख सकते हैं, जैसे आवेश एक निश्चित राशि होती है। अब देखिए अपन बात करेंगे आवेश के मात्रक के बारे में। आवेश के मात्रक, तो देखिए आवेश का जो मात्रक है वो क्या होता है एमकेएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। क्या होता है, कूलॉम, जिसको सी से प्रदर्शित करते हैं, यानी सी इसका प्रतीक होता है। अब इसके अन्य मात्रक देखिए, अन्य मात्रक कौन कौन से होते हैं। जैसे मिली कूलॉम, क्या होता है मिली कूलॉम, मिली कूलॉम को स्मॉल m c से प्रदर्शित करते हैं। 1 मिली कूलॉम में कितने आवेश होते हैं, 10⁻³ कूलॉम होते हैं। 1 मिली कूलॉम में आवेश का मान कितना होता है, 10⁻³ कूलॉम होता है। और भी है इसके अन्य मात्रक, जैसे माइक्रोकूलॉम है, माइक्रोकूलॉम को μc से, ये क्या है μc, इससे प्रदर्शित करते हैं। तो 1 माइक्रोकूलॉम में आवेश का मान कितना होता है, 10⁻⁻6 कूलॉम होता है। इसी प्रकार देखिए आगे, जैसे पिकोकूलॉम को pc से प्रदर्शित करते हैं। 1 पिकोकूलॉम में कितने कूलॉम होते हैं, 10⁻12 कूलॉम होते हैं। कितने होते हैं, 10⁻12 कूलॉम होते हैं। तो ये थे इसके अन्य मात्रक। अब यदि बात करें इसके सीजीएस मात्रक की, तो उसमें देखिए, तो सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है, फ्रैंकलिन या ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत इकाई। इसका मान होता है देखो, यानी 1 कूलॉम में कितना ESU होता है, 3 × 10⁹ ESU होता है। ये था सीजीएस में। अब देखिए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। क्या होता है सबसे बड़ा मात्रक, फैराडे। अब देखिए कुछ लोग इसको फैरेड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फैरेड, जो कि क्या है, गलत है। तो आपको क्या लिखना है, फैराडे। 1 फैराडे में कूलॉम की संख्या कितनी होती है, 96,500 कूलॉम होती है। क्या होती है, 1 फैराडे में कूलॉम की संख्या 96,500 कूलॉम। तो ये था आवेश के बारे में। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।